वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस। स्टैंडर्ड इंग्लिश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, सिंथेसिस का श्रृंखला चल रहा है, जिसमें पहला टॉपिक पार्टिसिपल का समाप्त हो चुका है, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल को मैं समाप्त कर दिया हूँ। और आज का ये दूसरा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। तो आइए देखते हैं इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे हम दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। तो सबसे पहले ध्यान ये देंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन्फिनिटिव क्या है। उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ये जानेंगे। ठीक है, देखिए इन्फिनिटिव क्या होता है। तो लिखना स्टार्ट करिए। देखिए एमवी फर्स्ट फॉर्म के पहले, एमवी फर्स्ट फॉर्म के पहले, एमवी फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से या जोड़ने पर, लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर क्रिया के अंत में ना, नी, ने करके आता है। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। क्या होता है? तो क्रिया के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, नी, ने करके आता है। जैसे आइए देख लेते हैं। टू वर्क इज यूजफुल फॉर health. To walk is used for health. To walk means क्या हो जाएगा? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या आ गया वर्क के अंत में? क्या गया? ना। क्या गया? ना। तो इसी समझेंगे क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। और पहली बात बताया कि वर्ब के पहले टू लगा रहता है। टू लगा है ना? तो ऐसे सेंटेंस को इन्फिनिटिव का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं दो वाक्यों को, आज ये जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे देख लेते हैं। सब लोग नोट कर लिए? जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, बाबू पंखा बंद कर देना, इन्वर्टर चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। yes, sir. देखिए नीचे आप लोग जिस वाक्य में 20, ठीक है, एम डिजायर, ठीक है, जिस वाक्य में 20 एम डिजायर का भाव प्रकट हो तो उससे उद्देश्य का भाव प्रकट होता है। उद्देश्य का भाव प्रकट होता है। हो गया।
तो कंबाइन करते समय जिस वाक्य से कंबाइन करते समय जिस वाक्य से उद्देश्य का भाव प्रकट हो तो उसे ही इन्फिनेटिव में बदलकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। इन्फिनेटिव में बदलकर सिंपल सेंटेंस बना देते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है सही लोगों को? देखिए क्या होगा ना, इन्फिनेटिव कैसे होगा, वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे? तो जब वाक्य से क्या होगा, उद्देश्य प्रकट होगा, विश आएगा, इच्छा का भाव प्रकट होगा। एम, उद्देश्य, डिजायर भी इच्छा होता है। ठीक है, तो जब वाक्य से आपको लगेगा कि यहाँ इच्छा हो रहा है, हमारी चाहत हो रही है, हम चाह रहे हैं या कहीं जाने का मेरा उद्देश्य है, तो उस सेंटेंस को आप इन्फिनेटिव से बनाएंगे और उसी को इन्फिनेटिव बदलेंगे जिस वाक्य से विश, एम या डिजायर का भाव प्रकट होगा, उसी को इन्फिनेटिव बदलेंगे। ठीक है, देखिए वांटेड शब्द भी आएगा, वांटेड। तो वांटेड मीन्स क्या होता है, चाहना या चाहता था। क्यों? तो चाहता था, कोई ना कोई उद्देश्य है तभी ना चाहता था। तो वांटेड भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं उद्देश्य का भाव प्रकट करेगा। वांटेड भी कहीं ना कहीं उद्देश्य का भाव प्रकट करेगा। तो जब वांटेड से भी उद्देश्य के भाव प्रकट होंगे या एम, विश जो भी डिजायर होंगे, तो क्या करेंगे, उसी वाक्य को इन्फिनेटिव में बना देंगे। ठीक है, और इन्फिनेटिव बनाने के लिए आप ऑलरेडी जान चुके हैं क्या करना है, वर्ब के पहले टू लगा देना है। ठीक है, अगर जिस वाक्य से डिजायर, एम, विश का भाव प्रकट हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसी को आप इन्फिनेटिव बनाएंगे। यदि इस वाक्य में पहले से टू दिया है, यानी वर्ब के पहले से टू लगा है, तो आप क्या करेंगे, बस उस टू लगे हुए शब्द से ही पूरे वाक्य को लाके पहले में जोड़ देंगे। पहले में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ गया सही लोग? मान लीजिए पहले से ही क्या लगाओ, टू लगाओ। किस वाक्य में? तो जिस वाक्य से उद्देश्य प्रकट हो, डिजायर हो, वांटेड हो, उस वाक्य में पहले से ही टू लगा है, तो कंबाइन करते समय क्या करेंगे, जहां से टू दिया है वहीं से लाके वाक्य को कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ गए? और शेष वाक्य जो रहता है उसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, यानी फर्स्ट वाक्य को ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके वाक्य जो आएंगे उद्देश्य प्रकट करने वाले, डिजायर प्रकट करने वाले, वो पहले ही वाक्य में होंगे या दूसरे वाक्य में होंगे। पहले भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे जिससे उद्देश्य प्रकट होगा उसी का इन्फिनेटिव बनाना है, और जिससे उद्देश्य प्रकट हो जाए उसको पहले नहीं लिखना है। जिससे उद्देश्य प्रकट ना हो उसको पहले लिख देना है, और उद्देश्य प्रकट करने वाले में टू लगाकर बाद में क्या कर देना है, जोड़ देना है। बात समझ गए? तो आइए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लें? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत समझने में? देखिए कहते हैं लोग ना, जो क्या कहते हैं, जो जागेगा वही पाए, कहते नहीं लोग, आज जो सोएगा वो खोएगा। तो कुछ बच्चे इस डर से कोचिंग क्लास में नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि उनको शाम हो जा रहा है और उनको भेड़ बकरी से डर लग रहा है कि हम घर कैसे जाएंगे, और लेटेस्ट 6 बजे से पहले मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, और आई थिंक पौने 7 बजे तक अभी पूरा उजाला रह रहा है, और कोई इसमें से नहीं है जो 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से आ रहा है। 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर से बच्चे आ रहे हैं, 10 मिनट लगता है घर पहुंचने में। ठीक है, तो पढ़ना है तो आपको आना पड़ेगा। ठीक है, नहीं पढ़ना है तो कहीं ना कहीं आप घर बैठेंगे फिर पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो भी ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं वो आके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उनसे बोलिए क्या यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या आपस में तुम लोग मारा पीट कर, हाँ? उसका ही दवाई है।
बात समझ रहे हो ना? क्यों? यहाँ अपना रोल यही रखे हैं। देखो एक रोल यहाँ खड़ा है, दूसरा रोल वहां है। बात समझ गए ना? यहाँ देखो एग्जाम्पल, सी went to आगरा। सी went to आगरा। कौन दिक्कत है आगरा में? सी wanted to see the ताजमहल। इस एग्जाम्पल को पहचानिए और जानिए कि इसमें उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जितने भी पार्टिसिपल पढ़े होंगे उस पार्टिसिपल वाले में वांटेड शब्द कहीं नहीं आया होगा। आप पूरे एग्जाम्पल को देखिएगा जो पार्टिसिपल का पढ़ाए थे उसमें वांटेड शब्द नहीं आया होगा। इसमें देखिए वांटेड आ गया। अभी बता रहे थे वांटेड से क्या होगा? उद्देश्य का भाव प्रकट होगा, इच्छा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? सी वेंट टू आगरा, वो आगरा गई। सी वांटेड, वो चाहती थी टू सी, देखना तो ताजमहल। तो आगरा गई, उसका जाने का उद्देश्य क्या था? ताजमहल को देखना, तभी तो गई। तो उद्देश्य भाव प्रकट हो रहा है ना? तो जब भी उद्देश्य के भाव प्रकट होंगे क्या करेंगे? इन्फिनिटिव से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कहा हूं कि जिस वाक्य से उद्देश्य के भाव प्रकट होंगे उसी को इन्फिनिटिव में बनाएंगे। तो इससे हो रहा है ना, क्योंकि इसी में वांटेड आया, तो इसी को इन्फिनिटिव बनाएंगे। अब बाकी जो पहला वाक्य दिया है जो करते हो लिखेंगे। मैं ये भी कहा हूं कि जिस वाक्य से उद्देश्य का भाव प्रकट नहीं होगा उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें तो पहले ही दिया है, पहले लिख देंगे। अगर ये इधर दिया होता तो फिर पहले लाते। अगर ऐसे दिया होता सी वांटेड टू सी द ताजमहल, सी वेंट टू आगरा, तो पहले वांटेड वाले को हटा देते, पहले इसको लाते तो फिर उसको जोड़ते। ठीक है, तो ये तो सीधा ही दिया तो आप सीधा ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? सी वेंट टू आगरा, छापिए मत, समझिए। सी वेंट टू आगरा। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य से उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, मैं अभी क्या बताया? जिस वाक्य से उद्देश्य का भाव प्रकट हो उसी को इन्फिनिटी बनाएंगे। इन्फिनिटी बनाने के लिए वर्ब के पहले टू लगाएंगे। यदि पहले से लगा है तो वहीं से लाके जोड़ देंगे। जैसे पार्टिसिपल में आप पढ़ रहे थे कि पहले से आईएनजी लगाओ तो वहीं से लाके जोड़ देंगे। तो उसी तरह ये भी इन्फिनिटिव है कि पहले से टू लगाओ तो वहीं से जोड़ देंगे, अब बाकी को छोड़ देंगे। जोड़ देंगे, समझ गए? तो कहाँ से जोड़े बताइए? हाँ, कहाँ से जोड़े? हाँ, किसके पहले टू लगा है? सी के पहले। तो जिसके पहले टू लगाया वहीं से जोड़ेंगे, अब बाकी क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, जोड़े छोड़े, जोड़े छोड़े। तो लाइए जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा? टू सी द ताजमहल। आपका ये सिंपल सेंटेंस बन गया। ये आपका हो गया सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल देगा ऐसे। देखिए दूसरा, he went to market, full stop. He wanted to some books. देखिए he went to market, वह बाजार गया। देखिए एकदम सेम एग्जांपल है, बस वर्ड बदल दिए गए। he went to market, वह बाजार गया। ठीक है, अब देखिए आपको कभी कभी ये चीजें दिमाग में आ जाएंगी कि ये भी पार्टिसिपल है, क्योंकि मैं पढ़ाया था तो क्या बताया था? दोनों का सब्जेक्ट एक जैसे होंगे, है ना एक जैसे। तो इसको देख के आपके दिमाग में आ जाएगा ये भी पार्टिसिपल है। तो सब्जेक्ट हटाते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म बदल के आईएनजी लगाते हैं, गलती हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट भले ही एक जैसे हैं लेकिन वो काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। कौन काम? जो लगातार हो रहा था या एक खत्म होने के बाद से दूसरा हो रहा था। इसमें उद्देश्य का भाव प्रकट हो जा रहा है, और उद्देश्य का भाव प्रकट होने का यही कारण है, वांटेड। बात समझ गए? तो इसमें सब्जेक्ट एक जैसे आया लेकिन ऐसा नहीं है इसमें काम लगातार हो रहा है। जैसे ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया, ही वांटेड टू सम बुक्स, वो कुछ किताब खरीदना चाहते थे। बात समझ गए? तो क्या करेंगे आप? यहाँ कहीं जैसे वैसे लिख देंगे, क्योंकि इससे उद्देश्य का भाव प्रकट नहीं हो रहा है। ही वेंट टू मार्केट, कोई दिक्कत? और क्या करेंगे? इसमें भाव प्रकट हो रहा है ना, ही वांटेड टू सम, ही वांटेड टू, यहाँ कुछ छूटा है, सही कर देते हैं। ही वांटेड टू बाई सम बुक्स, ही वांटेड टू बाई सम बुक्स। ठीक है, ही वांटेड टू बाई सम बुक्स। तो जहां से टू लगाया वहां से जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा? टू बाई सम बुक्स। कोई दिक्कत? बन जाएगा ऐसे। इसके कुछ और भी नियम है
बात समझ गए? तो उसको भी देख लें कि कल नेक्स्ट टाइम देखेंगे। चलिए ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं ये परेशान है क्योंकि लेट हो रहा है, तो एक पार्ट में और आपके लोग के लिए वीडियो बना दूंगा जहां से आप लोग इसके और भी रूल को समझ लेंगे। ठीक है? क्यों? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। चलिए आइए, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस ऑल ऑफ यू। ठीक है, आइए कल का जो टॉपिक था उसको देख लेते हैं, इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव का टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। ठीक है, इसमें 2 रूल कल बता दिए थे, बात समझ रहे हैं? 1 या 2 रूल कल बताए थे। ठीक है, अभी जो रूल बाकी है उसको देख लेते हैं, नेक्स्ट रूल को। ठीक है, देखिए बताने से पहले, रूल लिखवाने से पहले थोड़ा सा इधर समझा देते हैं, समझ लीजिए। देखिए क्या होता है इसमें, पहले वाक्य में भेरी आएगा। क्या आएगा? भेरी। ठीक है, और इसके बाद कोई एडजेक्टिव दिया होगा। क्या दिया होगा? एडजेक्टिव। ऐसे पहले वाक्य में होगा। और दूसरे वाक्य में क्या होगा? तो दूसरे वाक्य में कैन नॉट, जिसको कांट भी बोल सकते हैं, या कुड नॉट, कुडंट भी बोल सकते हैं, ये दिया रहेगा। बात समझ गए? पहले वाक्य में भेरी दिया होगा, समझिएगा ध्यान से, अगर यहाँ समझ लेंगे तभी बनाएंगे। पहले वाक्य में भेरी दिया होगा, दूसरे वाक्य, और उसके बाद एडजेक्टिव दिया होगा। एडजेक्टिव समझ रहे हो ना? यानी ऐसा शब्द जो विशेषता बताने का काम करता है, चाहे नाउन या प्रोनाउन हो, उसकी विशेषता को बताता है, उसे मॉडिफाई करता है। ठीक है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो भेरी के बाद कोई एडजेक्टिव आया रहता है, और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट जोड़ लीजिए, सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है? कैन नॉट या कुड नॉट। ठीक है, तो इससे असमर्थता का बोध होता है। ठीक है, डिसएबिलिटी बोल सकते हैं जिसे, या असमर्थता का बोध होता है। बात समझ गए? यानी किसी काम को न करने की क्षमता, मतलब उस काम को हम कर नहीं पाएंगे, नहीं कहते हैं कि ये हमारे मान का नहीं है, ये हम नहीं खरीद पाएंगे, हाँ ये हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमसे नहीं समझ में आ रहा है, बोलते हैं कि नहीं? यानी हमारे पास, हम उतना सक्षम नहीं है। कब होता है? जब एक वाक्य में भेरी दिया होता है और उसके बाद एडजेक्टिव होता है, दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट आता है, तो इससे असमर्थता का बोध होता है। तो ऐसे वाक्य को इन्फिनिटी के माध्यम जब बनाते हैं सिंपल सेंटेंस में, तो भेरी के जगह पे, किसके जगह पे? भेरी के जगह पे टी डबल ओ लगाते हैं, टू। बात समझ गए? टू हमेशा निगेटिव सेंस देता है। कौन सेंस देता है? निगेटिव। इसको हम कहते हैं बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड, BEUND, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, सब समझाएंगे। बात समझ गए? बस ये समझा रहे हैं आपको ताकि जब लिखवा है तो आप समझ सकें। तो देखिए इसका अर्थ होता है, टू का अर्थ क्या होता है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, मतलब आवश्यकता से अधिक। कोई भी चीज़ जब हम आवश्यकता से अधिक करने लगते हैं, आप यहाँ देखिए, कोई भी चीज़ क्या करते हैं, जब आवश्यकता से अधिक करने लगते हैं तो उसका प्रभाव निगेटिव होता है। बात समझ गए? जैसे आप देखते होंगे किसी लड़के को या लड़की को, कभी उसका मुंह एकदम लाल होता होगा और कभी गोरा दिखता होगा। बात समझ रहे हैं? कभी एकदम काला दिखता होगा, कोई को जर जाता होगा। आ घाम मतलब धूप में, जब भी वो धूप में जाते होंगे तो वो रेड हो जाता होगा पूरा चेहरा। इसका रीज़न देखिए, मार्केट में कई प्रकार का क्रीम है, स्किन लाइट, क्यों, स्किन शाइन, इस तरह का केमिकल वाले क्रीम आते हैं। बात समझ गए? और ये जब क्रीम लगाते हैं आवश्यकता से अधिक, शुरू में नहीं पता चलेगा, लेकिन जब उसका यूज आवश्यकता से अधिक कर लेंगे, आवश्यकता से अधिक, और धूप में जब भी घूमेंगे तो आप एकदम लाल दिखेंगे। बात समझ गए? अगर छोड़ देंगे तो जैसे थे उससे ज़्यादा काले दिखेंगे। रीज़न क्या था कि क्रीम का प्रयोग आवश्यकता से अधिक कर दिए। बात समझ गए? क्रीम का प्रयोग आवश्यकता से अधिक कर दिया, आपका स्किन पतला हो गया। बात समझ गए? तो आवश्यकता से अधिक करे
तो उसका परिणाम अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? तो जब परिणाम बुरा होता है तो सेंस निगेटिव हो जाता है। सेंस क्या होता है? निगेटिव। बात समझ गए? जैसे मान लीजिए अगर जो भी डाइट ले रहे हैं, डाइट मतलब खाते पीते हैं, तो जितना खा रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा कभी खा लेते हैं तो मेंटेनेंस रहता है, लेकिन खूब ज़्यादा जब खा लेते हैं तो कभी कभी प्रभाव क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। बात समझ गए? अब किसके साथ कैसे कैसे प्रभाव होते हैं ये जानते होंगे। तो बुरा प्रभाव पड़ता है कि नहीं? किसी चीज़ को हम जब ज़्यादा करते हैं तो उसका प्रभाव बुरा पड़ता है। बात समझ गए? तो इसीलिए टू मीन्स होता है आवश्यकता से अधिक, यानी कहते हैं ना कि कोई आवश्यकता से अधिक बोलता है तभी प्रभाव क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। आवश्यकता से अधिक हंसता है तभी क्या हो जाता है? प्रभाव बुरा हो जाता है, यानी सब निगेटिव होने लगता है। समझ गए? तो जिस वाक्य से असमर्थता का बोध होता है, यानी काम को न करने की बोध होता है, उस वाक्य में भेरी के स्थान पे टू कर देते हैं। भेरी के स्थान पे टू कर देते हैं। बात समझ गए? और दूसरे वाक्य से जो सब्जेक्ट दिया रहता है उसको हटा देते हैं, सब्जेक्ट को हटा देते हैं। और साथ ही साथ कैन नॉट या कुड नॉट को भी हटाकर इन्फिनिटी टू का प्रयोग करके शेष वाक्य को जोड़ देते हैं। शेष वाक्य को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? भेरी के जगह पे टू लगाते हैं। भेरी के जगह पे टू लगाते हैं। कब टू लगाएंगे? जब भेरी आएगा तब टू लगाएंगे, जब भेरी आएगा तब टू लगाएंगे। बात समझ गए? और क्या करेंगे? तो दूसरे वाक्य सब्जेक्ट को कैन नॉट या कुड नॉट को हटाकर सिर्फ टी को लगाकर जोड़ देंगे, यही इन्फिनिटी बनाएगा और आपका सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। ये आपका पहला नियम था। बात समझ गए? और इसके साथ एक नोट होता है, उसको समझ लीजिए। ये सब समझा रहे हैं अभी यहाँ लिखवा देंगे। नोट क्या होता है? देखिए, अगर सब्जेक्ट पहले वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, सही है ना? नॉन लिविंग थिंग, बात समझ रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तु। अगर पहले वाक्य का सब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु है, तब दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा ना, केवल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हमेशा हटेगा, कैन नॉट कुड नॉट हमेशा हटेगा। तो दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा उसको हटाएंगे नहीं, बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे और उसके पहले प्रीपोजिशन फार का प्रयोग कर देंगे। मीन समझ रहे हैं? अभी सब समझेंगे, जब एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, जब पहले वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव आ जाएगा, जैसे मान लीजिए पेन आ गया, बुक आ गया, चेयर आ गया, क्वेश्चन आ गया, ऐसे शब्द क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। तो उसके सब्जेक्ट को हटाएंगे नहीं, बल्कि उसी के ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए सी रहेगा तो क्या कर देंगे? हर कर देंगे। ही रहेगा तो हिम कर देंगे, हिम, ऑब्जेक्टिव हिम होता है। आई रहेगा तो मी, यू रहेगा तो यू होता है, क्यों? दे रहेगा तो क्या कर देंगे? देम, क्या कर देंगे? देम। वी रहेगा तो क्या कर देंगे? अस, क्या कर देंगे? अस। ये सब समझा रहे हैं, सब याद होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे हर होगा, और साथ ही साथ क्या करेंगे? इन सबके पहले फॉर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? फॉर। क्या जोड़ देंगे? फॉर। क्या जोड़ देंगे? फॉर। क्या जोड़ देंगे? फॉर। कोई दिक्कत? कब जोड़ेंगे ऐसे? कब ऐसे करेंगे? जब सब्जेक्ट वन निर्जीव होगा। बात समझ गए? तो दूसरे वाक्य सब्जेक्ट जैसे यहाँ हटा दे रहे तो हटाएंगे नहीं, उसी को ऐसे ऑब्जेक्टिव बदल के उसके पहले फॉर लगा देंगे और तब उसके बाद टू लगाएंगे। तब उसके बाद टू लगा के शेष वाक्य को जोड़ेंगे। और वाक्य कैसा भी हो, कैन नॉट कुड नॉट को हमेशा हटाना है, यानी चाहे सब्जेक्ट निर्जीव वाला है चाहे सजीव वाला है, सब्जेक्ट को हटाना ही हटाना है। बात समझ गए? कुड नॉट या कैन नॉट को हटाना है, और सब्जेक्ट भी हटेगा लेकिन ये रूप ले लेगा अगर निर्जीव रहेगा तब, और सजीव है तो डायरेक्ट हट जाएगा। बात समझ गए? ये आपका पहली बात हो गया। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं एक और। पहले समझ लीजिए, उसके बाद देखिए पढ़िए, आपको एकदम समझ में आएगा। दूसरी बात क्या है? तो दूसरी बात यह है कि देखिए, भेरी के बाद एडजेक्टिव भी आया रहेगा पहले वाक्य में। ऐसा पहले वाक्य में होगा, फर्स्ट में। बात समझ गए? ऐसे फर्स्ट में होगा। बट सेकेंड वाक्य में क्या होगा? कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो जब कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा, जैसे ये दिया था ऐसे नहीं होगा, तो इससे समर्थता का बोध होगा। असमर्थता का बोध नहीं होगा, समर्थता का बोध होगा, यानी इतना समर्थ है कि कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सी इज टू रिच, सी इज वेरी रिच, सी इज वेरी रिच, सी कैन बाई दिस कार। ठीक है, मतलब वो इतना अमीर है कि वो कार को खरीद सकती है। तब यहाँ पे उसका समर्थता का बोध होने लगेगा ना। तो जब समर्थता का बोध होने लगेगा तब भेरी के जगह पर टी डबल ओ नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव का सेंस देता है। और आपका सेंस क्या है कि हम कर सकते हैं,
हम एबल हैं, वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तब उस समय क्या करेंगे, जब कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा तो हटाएंगे इसको भी और इसके भी सब्जेक्ट को हटाएंगे। बट उस समय ये करेंगे कि भेरी के बाद, भेरी के पहले नहीं, भेरी के बाद ही नहीं कि इसकी स्थान पर, इसमें क्या हो रहा था, इसी के स्थान पर लगा दे रहे थे। और इसमें क्या करेंगे, भेरी के बाद, भेरी के बाद यानी भेरी के एडजेक्टिव के बाद, भेरी के एडजेक्टिव के बाद, सॉरी भेरी के एडजेक्टिव के बाद, भेरी तो हट ही जाएगा लेकिन भेरी के एडजेक्टिव के बाद इनफ टू लगाएंगे। इनफ टू क्या लगाएंगे, इनफ टू, और दोबारा टू नहीं जोड़ेंगे। बात समझ गया है, ये काम करते हैं। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, क्यों, तो चलिए लिखना स्टार्ट करिए जल्दी। आई होप यू ऑल स्टूडेंट गेटिंग माई पॉइंट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सही लोग मेरे इस बात को समझे होंगे जो भी समझाए रूल, क्यों। तो चलिए रूल करके लिखिए। देखिए यदि पहले वाक्य में, यदि पहले वाक्य में भेरी का प्रयोग, यदि पहले वाक्य में भेरी के बाद, ऐसे लिखिए, भेरी के बाद एडजेक्टिव, एडीजे लिख देंगे तो हो जाएगा ना, एडीजे मतलब एडजेक्टिव, ठीक है। यदि भेरी के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो चाहे दिया हो, ठीक है, एडजेक्टिव का प्रयोग हो चाहे दिया हो। यदि पहले वाक्य में भेरी के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो चाहे दिया हो तो दिया हो और लिखिए और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट, कांट भी पढ़ सकते हैं, या कुड नॉट, कुडंट भी पढ़ सकते हैं, समझे। देखिए यदि पहले वाक्य में भेरी के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हो और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हो तो कंबाइन, ठीक है, कंबाइन करते समय यानी जोड़ते समय, कंबाइन करते समय हो गया भेरी के स्थान पर TOO टू का प्रयोग कर देते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं तथा दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट और कैन नॉट या कुड नॉट को हटाकर इन्फिनिटिव टू का प्रयोग कर देते हैं, टू का प्रयोग कर देते हैं। लिख लीजिए, टू का प्रयोग कर देते हैं। कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है ना, जल्दी लिखिए सही लोग। देखिए यही बात हम समझाए हैं, समझ चुके हैं कि नहीं। देखिए यदि पहले वाक्य में भेरी के बाद एडजेक्टिव दिया हो या एडजेक्टिव का प्रयोग हो और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हो तो कंबाइन करते समय क्या करते हैं, भेरी के स्थान पर TOO का प्रयोग कर देते हैं तथा दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट और कैन या कुड नॉट को हटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कैन नॉट या कुड नॉट आने से जानते हैं क्या होता है, असमर्थता का बोध होता है, असमर्थता का बोध होता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कैन नॉट या कुड नॉट से क्या होता है, असमर्थता का बोध होता है, कैन नॉट या कुड नॉट से असमर्थता का बोध होता है। तो ऐसे वाक्य को कंबाइन करते समय ऐसे आप लिख सकते हैं, कंबाइन करते समय भेरी के स्थान पर टू, ठीक है, तथा दूसरे वाक्य सब्जेक्ट या कैन नॉट को हटाकर TO लगाकर शेष वाक्य को जोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझा है। देखिए यहाँ लिखने पर दिखाई दे रहा है कि नहीं बताइए, दिख रहा है ना। तो ही वाज
वीक, वेरी वीक, ही कुड नॉट वॉक, ही कुड नॉट वॉक। इसको बनाना है सिंपल में, सिंपल सेंटेंस में इन्फिनिटिव का प्रयोग करके। क्यों? तो देखिए ये नियम आप पढ़ चुके हैं। क्यों? तो देखिए क्या करेंगे, ही का ही लिखेंगे नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, ही का क्या लिखेंगे, ही, वाज का वाज, वेरी के स्थान पर टी डबल ओ, ये बताया ना। और वीक का क्या लिख देंगे, वीक। और इस वाक्य से क्या करेंगे, सब्जेक्ट, कैन नॉट, कुड नॉट सब हटा देंगे, जो भी रहेगा। कुड नॉट और कैन नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे। और सिर्फ क्या बचा है, वाक, तो उसके पहले क्या लगा देंगे, टू वाल, फुल स्टॉप। यही करना है। अब आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। और ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं सिंपल बनाने के लिए। बात समझ गए? कुछ भी नहीं करना है, बस वेरी के जगह टी डबल ओ कर देना है। और ध्यान रखना है कि दूसरे वाक्य सब्जेक्ट को ये, और उसके बाद कैन नॉट, कुड नॉट जो भी दिया है उसको हटा के टू लगा के जोड़ देना है। बस ये दिमाग में रखना है। बस इतना ही छोटा सा नियम है, बस ये याद करने के लिए ऐसे लिखवा दिए हैं या नोट बनाने के लिए, ताकि आपको हमेशा याद रहेगा। कोई दिक्कत? तो ऐसे बन जाएगा ना, तो मिटा दे इसको। आइए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। बस 5 मिनट रुक जाइए, ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एक देख लेते हैं। ठीक है, एक नियम बताए ना आप लोगों को, क्या बताएं? नोट में आप लोग लिखेंगे, यदि पहले, जल्दी लिखिए, वाक्य का सब्जेक्ट, लकी मदेशिया पढ़ने नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर हम ही पढ़ा रहे हैं तभी तो वीडियो बन रहा है। क्यों? अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो, यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो, निर्जीव हो, यदि पहले वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव हो तो कंबाइन करते समय, तो कंबाइन करते समय जैसे वेरी का स्थान पे जो टू लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन कंबाइन करते समय दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर उसके पहले फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? उसके पहले क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। बाकी आपका वही नियम है, कैन नॉट, कुड नॉट को क्या करेंगे, हटा देंगे और टू लगा के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? बाकी वही नियम है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, शी कैन नॉट सॉल्व इट। बात समझ गए? तो देखिए अभी पहले वाक्य के जो सब्जेक्ट आया क्वेश्चन, ये बताइए ये सजीव है कि निर्जीव है? निर्जीव है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है बाबू? दिस क्वेश्चन का क्या लिख देंगे, दिस क्वेश्चन इज का इज, वेरी के जगह क्या कर देंगे, टी डबल ओ। और डिफिकल्ट का क्या लिख देंगे, डिफिकल्ट। समझिए सही लोग, डिफिकल्ट। और इसमें से फिर क्या करेंगे, सी को ऑब्जेक्टिव केस में बदलेंगे। क्या रीजन है ऐसा करने का, क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट निर्जीव आया है। बात समझ गए? तो क्या करेंगे, सी को फॉर हर कर देंगे, फॉर हर। देखिए यहाँ कर नहीं रहते, उसके पहले क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर हर। और फिर क्या हो जाएगा, ये सब कैन हट जाएगा, नॉट हट जाएगा, टू सॉल्व इट हो जाएगा, टू सॉल्व इट।
समझ गया इस तरह से? बाकी आप साइड में ऐसे लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव केस इधर ऑब्जेक्टिव केस करके लिख सकते हैं। क्या, अगर ही है तो फॉर हिम, बस याद रखिएगा। सी है तो फॉर हर, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आई है तो फॉर मी, वी है, यू है तो फॉर यू, वी है तो फॉर अस, दे है तो फॉर देम, आप इसको यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है, और याद कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है समझना। बात समझ गए? ये बात नहीं बताते तो आप लोग क्वेश्चन में फंस जाते। बात समझ गए ना? क्योंकि आप इसको हटा देते पूरा और कुछ नहीं रखते तो गलत हो जाता है, ठीक है। समझ गए सही लोग? नोट डाउन कर लिया है? चलिए इसको मिटाते हैं। हाँ, इसके बाद होमवर्क दे देंगे हम। अब कुछ बचा ही नहीं, बस इनफ वाला देख लीजिए, ठीक है। चलिए लिखना स्टार्ट करिए, जल्दी लिखिए, रूल करके लिखिए। लिखिए, यदि दूसरे, चलिए ऐसे ही लिखवाते हैं जैसे लिखवाएं। यदि भेरी के बाद एडजेक्टिव हो और दूसरे वाक्य में, ये पहले वाक्य में ऐसे होगा, क्यों समझ चुके हैं। यदि पहले वाक्य में भेरी के बाद एडजेक्टिव हो और दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट के बाद केवल कैन या कुड का प्रयोग हो तो, ये प्रयोग लिखे हैं बाबू, प्रयोग हो तो इससे मतलब किससे, कैन कुड से, इससे समर्थता का बोध होता है। समझ गए? तो बोध होता है तो ऐसे वाक्यों को कंबाइन करते समय, देखना बाबू उधर मार्कर है क्या? मार्कर है? तो ऐसे वाक्यों को कंबाइन करते समय भेरी के, सॉरी कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गया है। तो ऐसे वाक्यों को कंबाइन करते समय भेरी के बाद हो गया, या इसको मिटाते हैं, डायरेक्ट एडजेक्टिव को लिखते हैं। ऐसे लंबा रूल हो जाएगा, डायरेक्ट एडजेक्टिव लिखते हैं। कंबाइन करते समय एडजेक्टिव के बाद इनफ टू का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव के बाद इनफ टू का प्रयोग करते हैं। बस एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। बोल दें एग्जाम्पल, देखिए, ही इज वेरी रिच, he can buy this car। बात समझ गए? बाई दिस कार। तो देखिए इस बार कैन के बाद नॉट नहीं आया है, तो इससे क्या होगा, समर्थता का बोध होगा। कैन के बाद नॉट नहीं आएगा तो समर्थता का बोध होगा। तो कैसे बनाएंगे, ही का ही, बात समझ गए, और इज का इज, भेरी को हटा देंगे, अब पहले एडजेक्टिव लिख लेंगे, पहले एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद टू लगाना है, तो पहले एडजेक्टिव लिख लेंगे। अब क्या लगाएंगे, इनफ टू, क्या लगाएंगे, इनफ टू, एडजेक्टिव के बाद इनफ टू लगाना है, और इस सब्जेक्ट को, कैन को हटा के जोड़ देंगे, बाय दिस कार। इस तरह से आपका सिंपल सेंटेंस में बदल गया। बात समझ गए सही लोग? कोई दिक्कत? ठीक है, अब सही लोग होमवर्क लिखेंगे, ठीक है। बाकी लाइव वाले बच्चे रूल को नोट कर लेंगे, बाकी होमवर्क लिखने के लिए ऑफलाइन आ जाएंगे। थैंक यू सो मच।